अब हम बात करते हैं पार्किंसोनिज्म के बारे में। देखो, पार्किंसोनिज्म जो होता है ना, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। और ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है ड्यू टू मिसफोल्डेड अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन। देखो, नॉर्मली कोई भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है ना, ये किसी मिसफोल्डेड प्रोटीन के कारण ही होता है। यहाँ पर पार्किंसोनिज्म जो है, ये मिसफोल्डेड अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन के कारण होता है। ये मिसफोल्डेड अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन जो है, एग्रीगेट हो जाता है इनटू सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। यहाँ पर ये एग्रीगेट हो जाता है, जिसके कारण ये उस रीजन का एट्रोफी कॉज कर देता है। उस रीजन का क्या कॉज कर देता है? एट्रोफी कॉज कर देता है। अभी भी कभी भी याद रखें कि ये जो मिसफोल्डेड अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन होता है ना, जब ये एग्रीगेट करता है तो लेवी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो लेवी बॉडी क्या है? ये इंट्रा न्यूरोनल इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती है, जो कि इओसिनोफिलिक होती है, मतलब पिंक स्टेन को अपने ऊपर ले लेती है बायोप्सी के ऊपर। और ये इंक्लूजन बॉडीज है, इंट्रा न्यूरोनल इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज, जो कि एग्रीगेट्स एक्चुअली किसके? अल्फा सिग्निक्लिन, मिसफोल्डेड अल्फा सिग्निक्लिन प्रोटीन की। तो आप जब बायोप्सी पे देखोगे तो ये जो पिंक कलर की इओसिनोफिलिक इंट्रा न्यूरोनल इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडीज दिख रही है ना, ये आपकी लेवी बॉडीज है। ये क्या है? आपकी लेवी बॉडीज। ये किसका एट्रोफी कॉज करती है? सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा का। तो नॉर्मली होता क्या है ना, ये जो सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्ट आपके मिड ब्रेन का पार्ट है। पार्किंसोनिज्म आपके मिड ब्रेन का ही डिसीज है। ये आपके मिड ब्रेन का सेक्शन दिखा लिया गया है। ये आपका नॉर्मल मिड ब्रेन है। नॉर्मल मिड ब्रेन में ये जो एरिया है ना, ये आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा है, जिसमें डोपामिन रिलीज होता है। और ये डोपामिन सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा जाता कहाँ पे? ये जाता है आपके स्ट्राइटम में, वाया दिस नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। और स्ट्राइटम में आपको पता है ना, पुटामिन और कॉडेट न्यूक्लियस होता है। तो ये डोपामिन यहाँ पर सीक्रेट होता है एसएनपीसी में, और डोपामिन जाता है स्ट्राइटम के पास वायरस नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। लेकिन पार्किंसोनिज्म के अंदर क्या होता है? ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन्स इन दिस सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, उसकी वजह से क्या होता है कि ये नॉर्मल आपका जो इतना हाइपर पिगमेंटेड ब्लैक कलर का सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा था, ये देखो कितना हाइपो पिगमेंटेड हो गया सब्सटेंशियल नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। तो जब ये हाइपो पिगमेंट हो जाएगा, पूरे मिड ब्रेन का एट्रोफी हो जाएगा, तो आपका जो डोपामिन प्रोडक्शन होगा वो कम नहीं हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। तो जब डोपामिन इतना कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली डोपामिन स्ट्राइटम के पास भी कम जाएगा, विच विल बी रिजल्टिंग इनटू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पार्किंसोनिज्म। तो ये होता है आपका बेसिक पैथोफिजियोलॉजी कि किसके कारण आपका पार्किंसोनिज्म एक्चुअली में होता है। अब एटियोलॉजी क्या होती है पार्किंसोनिज्म की? तो एटियोलॉजी, पहली बात तो आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक कॉजेस मतलब कौन से? ये आपके डोपामिन एंटागोनिस्ट एंड डोपामिन डिप्लीटर्स क्या आ जाता है। डोपामिन एंटागोनिस्ट में दो है, एक है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और एक है मेटाक्लोप्रामाइड। और डोपामिन डिप्लीटर्स में कौन कौन से है? टेट्राबिनाजिन, मिथाइल डोपा एंड रसरपाइन। तो ये तो आपके आइट्रोजेनिक कॉजेस हो गए पार्किंसोनिज्म के। और जो आइट्रोजेनिक कॉजेस होता है, किसी ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेस होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म का। मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म का। फिर दूसरा आई स्टैंड करता है वो इनहेरिटेड डिफेक्ट। देखो, इनहेरिटेड पार्किंसोनिज्म दो पैटर्न्स के फॉर्म में इनहेरिट हो सकता है। एक तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में इनहेरिट हो सकता है, या फिर ऑटोसोमल रेजिस्टेंस पैटर्न में, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में इनहेरिट हो सकता है। अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में इनहेरिट होता है, तो ये तीन जीन्स उसमें से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। LRRK2 जीन, जो कि मोस्ट कॉमन है, SCNA जीन, या फिर VPS35 जीन। और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में इनहेरिट हो रहा है आपका पार्किंसोनिज्म, तो ये तीन जीन्स हो सकते हैं, पार्किन जीन, पिंक वन जीन एंड DJ1 जीन। इसमें से सबसे मोस्ट कॉमन जीन जो है वो LRRK2 जीन है, मोस्ट कॉमन, जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इनहेरिटेड आपका जो है 5 to 15% ऑफ द पार्किंसोनिज्म सिंड्रोम्स आर इनहेरिटेड। फिर लास्ट का जो आपका मोस्ट कॉमन टाइप होता है पार्किंसोनिज्म का, दैट इज योर इडियोपैथिक। इडियोपैथिक एटियोलॉजी मतलब कोई एटियोलॉजी पता नहीं है, कॉज पता नहीं है, और इसी इडियोपैथिक एटियोलॉजी वाला जो पार्किंसोनिज्म सिंड्रोम होता है, उसको हम पार्किंसोनिज्म डिसीज कहते हैं। कई बार बॉक्सर्स को हेड इंजरी होती है, क्रॉनिक हेड इंजरी होती रहती है लाइफ टाइम, तो उस डैमेज के कारण, उस हेड इंजरी के कारण भी पार्किंसोनिज्म हो सकता है। बड़ा एक एग्जांपल है, मोहम्मद अली जो थे, उनको पार्किंसन हो गया था अपनी लेटर लाइफ में, लेटर लाइफ के अंदर। फिर इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी होती है फॉर पार्किंसंस डिसीज। एंड टॉक्सिन्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंगनीज एंड एमपीटीपी, ये तीनों टॉक्सिन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग पार्किंसोनिज्म। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा, इसकी टॉक्सिसिटी किसको होगी? जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी किसको होगी? जो वेल्डर्स लोग होते हैं उनको। एमपीटीपी की टॉक्सिसिटी किसको होगी? जो हेरोइन के एडिक्ट होते हैं उनको। और कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होगा जो कि आपके मिड ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहा होगा, वो भी पार्किंसोनिज्म कॉज करेगा। तो ये आपके 7 कॉजेस हो गए, 7 एटियोलॉजीज होगी पार्किंसोनिज्म की। पहले तो 3 आई थी, आइट्रोजेनिक, इनहेरिटेड और इडियोपैथिक। उसके बाद बॉक्सर्स वाला एक डैमेज का,
और चौथा आ गया इन्फेक्शन से लेकर, और फिर टॉक्सिन्स, और फिर स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा है? इडियोपैथिक प्राइमरी पार्किंसनिज्म सिंड्रोम, जिसके अंदर पार्किंसन डिसीज आता है। मोस्ट कॉमन टाइप सेकेंडरी क्या है? वो है आपका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पार्किंसन, दैट इज आइट्रोजेनिक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो पार्किंसोनिज्म होता है इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, एक है ब्रैडिकाइनेसिया और एक है रिजिडिटी। रिजिडिटी को तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ब्रैडिकाइनेसिया ये क्लिनिकल फीचर आता कैसे है इन द पेशेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, वो हम आपको समझाते हैं। ब्रैडिकाइनेसिया कैसे आता है, लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डोपामिन आपके सब्सटेंशिया नाग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से निकल के करता क्या काम है। देखो, डोपामिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मूवमेंट इनिशिएट होती है, कोई भी मूवमेंट हो, वो डोपामिन के कारण इनिशिएट होती है। क्यों? क्योंकि डोपामिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, D1 रिसेप्टर और D2 रिसेप्टर। तो दोनों रिसेप्टर्स को जो आपका डोपामिन है ये स्टिमुलेट करता है, चाहे वो D1 रिसेप्टर हो चाहे D2 रिसेप्टर, दोनों को स्टिमुलेट करने का काम किसका होता है? डोपामिन का। और ये जो D1 रिसेप्टर होता है ये एक्टिवेट करता है आपके डायरेक्ट पाथवे को। ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है डायरेक्ट पाथवे को। तो वही जो D2 होता है ये इनहिबिट करता है आपके इनहिबिटरी पाथवे को, जिसे हम इनडायरेक्ट पाथवे भी कहते हैं। ये आप रट लीजिए कि जो आपका डोपामिन है ये D1 और D2 दोनों को क्या कर रहा है? दोनों को स्टिमुलेट कर रहा है। लेकिन जो D1 पाथवे है ये स्टिमुलेट करता है डायरेक्ट पाथवे को, लेकिन जो D2 पाथवे है ये इनहिबिट करता है इनडायरेक्ट पाथवे को। जो डायरेक्ट पाथवे है ना आपका, ये डायरेक्ट पाथवे मूवमेंट को इनिशिएट करने वाला पाथवे है। तो वही जो आपका इनडायरेक्ट पाथवे है ना, ये मूवमेंट को स्टॉप करने वाला पाथवे है। तो जब डोपामिन ज्यादा रहेगा, जब डोपामिन ज्यादा रहेगा तो ये D1 और D2 दोनों को स्टिमुलेट करेगा। जब D1 और D2 दोनों स्टिमुलेट हो गए तो D1 आपके डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करेगा और मूवमेंट को इनिशिएट कर देगा, और D2 भी स्टिमुलेट होगा क्योंकि डोपामिन ज्यादा है, और ये आपके इनडायरेक्ट पाथवे को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो जिसके कारण मूवमेंट आपकी स्टॉप होगी क्या? नहीं होगी। इनडायरेक्ट पाथवे का काम क्या था? स्टॉप करना मूवमेंट को। लेकिन जब ये आपके D2 के कारण इनहिबिट हो जाएगा तो मूवमेंट स्टॉप नहीं होगी। तो मतलब जब डोपामिन ज्यादा होगा तो मूवमेंट क्या हो जाएगी? मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, हाइपरकाइनेसिया हो जाएगा। ये आपको समझना है। जब डोपामिन ज्यादा होगा तो डायरेक्ट पाथवे स्टिमुलेट हो जाएगा और इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिट हो जाएगा, इसके कारण आपकी मूवमेंट ज्यादा होगी। इसको हम बोलते हैं हाइपरकाइनेसिया। जब डोपामिन के लेवल्स ज्यादा होता है तो डायरेक्ट पाथवे ज्यादा काम करता है, इनडायरेक्ट पाथवे कम काम करता है, उससे होता है हाइपरकाइनेसिया, जैसे कोरिया। जब डोपामिन के लेवल्स कम होंगे, जब आपके डोपामिन के लेवल्स कम होंगे जी, तो क्या होगा? तो आपका D1 और D2 स्टिमुलेट नहीं होगा। जब D1 और D2 स्टिमुलेट नहीं होगा तो डायरेक्ट पाथवे स्टिमुलेट होगा क्या? नहीं। तो मूवमेंट इनिशिएट हो गया क्या? नहीं। और D2 पाथवे अगर स्टिमुलेट नहीं हुआ तो जो इनहिबिशन था इनडायरेक्ट पाथवे से वो हट जाएगा। जब इनडायरेक्ट पाथवे से इनहिबिशन हट जाएगा तो जो मूवमेंट स्टॉप हो रही थी वो स्टॉप कराएगा ना? हाँ जी, कराएगा। तो मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए जब आपका डोपामिन के लेवल्स कम होता है तो डायरेक्ट पाथवे काम करना बंद कर देता है, और इनडायरेक्ट पाथवे का जो इनहिबिशन था वो हट चुका है तो वो काम करना ज्यादा कर देता है। इसके कारण ब्रैडिकाइनेसिया आपको पार्किंसोनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि पार्किंसोनिज्म के अंदर डोपामिन के लेवल जो है वो कम ही हो जाते हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे आपको पता होने चाहिए, वो आप पढ़ सकते हो, वो सिर्फ रखने वाली चीज है, उसमें कोई कंसेप्ट है नहीं। कंसेप्ट जो था मैंने वो आपको मैंने बता दिया कि डोपामिन अगर ज्यादा होगा तो डायरेक्ट पाथवे स्टिमुलेट हो जाएगा और इनडायरेक्ट पाथवे जो है वो इनहिबिट हो जाएगा अगर डोपामिन ज्यादा होगा तो। और डायरेक्ट पाथवे जब ज्यादा काम करेगा और इनडायरेक्ट पाथवे कम काम करेगा तो आपकी मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, हाइपरकाइनेसिया होगा। लेकिन अगर डोपामिन अगर कम है तो आपका डायरेक्ट पाथवे इनहिबिट हो जाएगा, तो वही इनडायरेक्ट पाथवे आपका स्टिमुलेट हो जाएगा क्योंकि उससे इनहिबिशन हट जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो आपको ब्रैडिकाइनेसिया होगा। ठीक है, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जो पार्किंसोनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए एक निमोनिक है ट्रैप, जहां पर T स्टैंड करता है फॉर ट्रिमर्स। कौन से ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं? रेस्टिंग ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम पिल रोलिंग ट्रिमर्स के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रिमर्स आपको यूनिलैटरल देखने को मिलेगी। ओके, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 to 6 हर्ट्ज होती है, और ट्रिमर्स अपर लिम्ब के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू लोअर लिम्ब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपर लिम्ब के अंदर ज्यादा ट्रिमर्स आपको देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू लोअर लिम्ब। ये जो ट्रिमर्स है ये मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट फीचर भी है। रेस्टिंग ट्रिमर्स देखने को मिलते, मतलब जब रेस्ट पे रहेगा तब ट्रिमर्स दिखेंगे, जब कुछ मूवमेंट करता रहेगा आपका हाथ तो ट्रिमर्स नहीं देखने को मिलेंगे, और अपर लिम्ब में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोअर लिम्ब। जो रिजिडिटी भी एक क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है। एकाइनेसिया, या फिर जिसे हम ब्रैडिकाइनेसिया भी कहते हैं, दैट इज डिक्रीज लेस मूवमेंट, स्लो मूवमेंट्स, इसको हम कहते हैं ब्रैडिकाइनेसिया। पी फॉर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। सबसे पहले
सारे ट्रिमर्स जो आपको अभी न्यूरोलॉजी के अंदर आएंगे, सारे ट्रिमर्स के बारे में बात करते हैं। रेस्टिंग ट्रिमर्स दिखते हैं पार्किंसोनिज्म के अंदर। दूसरे ट्रिमर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है इंटेंशनल ट्रिमर्स। ये इंटेंशनल ट्रिमर्स वो ट्रिमर्स होते हैं जो कि आपको ऑन रीचिंग टारगेट आते हैं, मतलब ट्रिमर्स ऑन रीचिंग टारगेट। मतलब अगर आपको जो पेशेंट है उसको बोला गया कि नोज की टिप को टच करो, तो जब वो अपनी उंगली को नोज की टिप की तरफ ले जा रहा होगा ना, तो जब वो पास जाएगा, नोज की टिप के पास में पहुंचेगा, तो उसका हाथ जो है थर थर करने लग जाएगा, मतलब ट्रिमर स्टार्ट हो जाएगी ऑन रीचिंग द टारगेट। अगर आपके पेशेंट को बोला गया कि 4 डॉट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ओके, आप जो है इनको जोड़ो, तो वो पहले तो शुरुआत में नॉर्मल स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन जैसे ही वो किसी एक डॉट के पास पहुंच रहा होगा, किसी टारगेट के पास पहुंच रहा होगा, तो उसके ट्रिमर शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हर जगह पे होगा। ट्रिमर्स विल स्टार्ट ऑन रीचिंग द टारगेट, ट्रिमर्स विल स्टार्ट ऑन रीचिंग द टारगेट। ठीक है, और ये नॉर्मल बंदा ऐसे ड्रॉ करेगा। तो ये इंटेंशनल ट्रिमर्स होते हैं, जब ट्रिमर्स होते हैं ऑन रीचिंग द टारगेट, जिगजैग लाइन होती है ऑन रीचिंग द टारगेट, और यहाँ पर लीजन होता है वो सेरेबुलर लीजन होता है। फिर हम बात करते हैं फ्लैपिंग ट्रिमर्स के बारे में। जो फ्लैपिंग ट्रिमर्स होता है ना, पेशेंट ऐसे इस पोस्चर में हाथ को रख नहीं पाता, हाथ जो है नीचे गिर जाता है इन फ्लैपिंग ट्रिमर्स। इसको हम नेगेटिव मायोक्लोनस भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली मायोक्लोनस के अंदर जर्की मूवमेंट देखने को मिलती है विथ इंक्रीज टोन ऑफ द मसल्स। नेगेटिव क्लोनस में उल्टा है, नेगेटिव मायोक्लोनस में क्या है, जर्की मूवमेंट आपको दिख रही है, लेकिन वो डिक्रीज टोन के साथ दिख रही है। फिर हम बात करते हैं एस्ट्रेक्सिस। एस्ट्रेक्सिस भी तीसरा नाम है आपके फ्लैपिंग ट्रिमर्स का ही। इसमें जो है ना, स्ट्रेक्सिस का मतलब होता है फर्मनेस, और ए लगा दिया तो अपसेंट फर्मनेस, मतलब अगर फर्मनेस अपसेंट होती है तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रेक्सिस। अब ये फ्लैपिंग ट्रिमर्स, नेगेटिव मायोक्लोनस और एस्ट्रेक्सिस, इसकी ये एटियोलॉजीज होती है। क्या एटियोलॉजी होती है? हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, यूरेमिक एंसेफेलोपैथी, पल्मोनरी फेलियर मतलब लंग का फेलियर, parietal unilateral lesions of parietal lobe, and CO2 narcosis. CO2 narcosis, unilateral parietal lesions, hepatic and uremic encephalopathy and pulmonary failure। ये आपकी एटियोलॉजी होती है फ्लैपिंग ट्रिमर्स के लिए, और ये बहुत बार पूछा गया है पीवाईक्यूज में, तो याद होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, और इसके दो नाम भी पता होने चाहिए, नेगेटिव मायोक्लोनस, एस्ट्रैक्सिस। फिर हम बात करते हैं फाइन ट्रिमर्स के बारे में। देखो, फाइन ट्रिमर्स ऐसे ट्रिमर्स होता है जो आप बहुत दूर से देख ही नहीं पाओगे कि वो बंदा जो है ट्रिमर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, आप देख ही नहीं पाओगे। ये मूवमेंट इज वेरी लो एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो मूवमेंट होती है बहुत लो एम्पलीट्यूड की होती है, आपको रिकॉर्ड करके प्रॉपरली देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये जो है फाइन ट्रिमर्स है देखने को मिलेंगे। और ये थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसेंशियल ट्रिमर्स के बारे में। तो देखो, इसेंशियल ट्रिमर्स, पहली बात तो मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर्स है। 4 से 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी आपके रेस्टिंग ट्रिमर्स की, जो पार्किंसनिज्म के अंदर दिखते थे। इसेंशियल ट्रिमर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 to 10 हर्ट्ज। ये बायलैटरल होता है और साथ में सिमेट्रिकल भी होता है। क्या होता है? बायलैटरल भी होता है, सिमेट्रिकल भी होते हैं, और एल्डरली पीपल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। इनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है इसेंशियल ट्रिमर्स का, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये आपको अपर लिम्ब में भी देखने को मिलेंगे, हेड में भी देखने को मिलेंगे, और लोअर लिम्ब में देखने को भी मिलेंगे, पर सबसे ज्यादा अपर लिम्ब में, फॉलोड बाय हेड। और हमेशा ये हेड में भी इनके ट्रिमर्स दिख रहे हैं ना, तो हमेशा आपको क्या दिखेगा कि इनकी हेड जो है मूव करते रहेगा, हेड जो है हमेशा नॉड करते रहेगा। इस हमेशा हेड के नॉडिंग को क्या कहते हैं? टिट्यूबेशन कहते हैं। यहाँ पर जैसे इंटेंशनल ट्रिमर्स हो रहे थे ड्यू टू सेरेबुलर रीजन ना, यहाँ पर इसेंशियल ट्रिमर्स में भी जो लीजन होता है सेरेबेलम के अंदर ही होता है। इसेंशियल ट्रिमर्स में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि दे आर ट्रिगर्ड बाय एंजाइटी, और एंजाइटी दूर किससे होती है? अल्कोहल से दूर होती है, इसीलिए दे आर इनहिबिटेड बाय अल्कोहल। इनके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है बीटा ब्लॉकर्स, जैसे कि प्रोपेनोलॉल। लेकिन अगर किसी पेशेंट में आप प्रोपेनोलॉल नहीं दे सकते, क्योंकि मान लीजिए वो अस्थमेटिक, तो क्या दोगे? तो फिर आप दोगे प्रिमिडोन। और अगर बीटा ब्लॉकर मतलब फार्मेकोथेरेपी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर उस केस में हम डिप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किस पार्ट का करते हैं? वेंटेरो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस का करते हैं, ऑफ थैलेमस। वेंटेरो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस जो होता है, उसका डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। और जैसे इंटेंशनल ट्रिमर्स में टारगेट पर पहुंचने पर आपके ट्रिमर शुरू हो रहे थे ना, वैसा इनमें नहीं होता। इसेंशियल ट्रिमर्स में क्या होता है कि पूरा जो आपके ट्रिमर्स होता है वो थ्रू आउट द मूवमेंट होती है, जो जिगजैग मूवमेंट होती है वो थ्रू आउट द मूवमेंट होती है। इस और इस डॉट को कनेक्ट करने को बोला, तो पूरे मूवमेंट के दौरान जो है उनकी जिगजैग मूवमेंट चालू रहेगी। इंटेंशनल ट्रिमर्स में सिर्फ टारगेट के पहुंचने पर जो है, जब टारगेट पास में था तभी मूवमेंट शुरू हुई थी, तभी ट्रिमर शुरू हो रहे थे। यहाँ पर पूरे मूवमेंट के दौरान जो है आपके ट्रिमर्स चालू रहेंगे। और इसेंशियल ट्रिमर्स में एक चीज आपको याद रखती है, जैसे पार्किंसोनिज्म के अंदर आपको माइक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा, छोटी हैंडराइटिंग देखने को मिलेगी। इसेंशियल ट्रिमर्स में आपको मैक्रोग्राफिया देखने को मिलता है, बड़ी साइज की हैंडराइटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रिमर्स के कैटेगरीज के बारे में। तो ट्रिमर्स आपके दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। रेस्टिंग ट्रिमर्स, मतलब जो आपको रेस्टिंग पे देखने को मिले, जो कि आपको पार्किंसोनिज्म
पार्किंसन डिसीज के अंदर देखने को मिल रहा है। और एक होते हैं एक्शन ट्रिमर्स, मतलब कुछ काम कर रहे होंगे तब आपको वो ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक होते हैं पोस्चरल ट्रिमर्स। देखो पोस्चरल ट्रिमर्स आपको इसेंशियल ट्रिमर्स के अंदर ही देखने को मिलता है। ये पोस्चरल ट्रिमर्स एक्चुअली वो ट्रिमर्स होते हैं जो आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। मतलब अगर वो ट्रिमर्स आपने बंद कर दिए तो आपकी जो बॉडी है वो पोस्चर में नहीं रहेगी, आप गिर जाओगे। ठीक है, ये इसेंशियल ट्रिमर्स के ही पार्ट होता है। इंटेंशनल ट्रिमर्स आपको पता है ऑन रीचिंग टारगेट ये ट्रिमर स्टार्ट होता है। यहाँ पर सेरेबेलम के अंदर लीजन होता है। ठीक है, कोर्स ट्रिमर इन एल्डरली इज अनलाइकली ड्यू टू थायरोटॉक्सिकोसिस के कारण फाइन ट्रिमर्स होते हैं ना। तो फाइन ट्रिमर्स और कोर्स ट्रिमर्स तो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। कोर्स ट्रिमर्स मतलब जो दूर से बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइन ट्रिमर्स मतलब जो दूर से हम देख ही नहीं सकते, उसका वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और स्लोली स्लोली अगर देखेंगे तब जाके आपको फाइन ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। पार्किंसोनिज्म के अंदर, सेरेबुलर लीजन के अंदर और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के अंदर, इनके अंदर तो हम ऑब्वियसली जो है कोर्स ट्रिमर्स देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे क्लिनिकल फीचर के बारे में जो पार्किंसोनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज रिजिडिटी। अब देखो रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी का मीनिंग क्या है? रिजिडिटी का मीनिंग है रेजिस्टेंस टू द पैसिव मूवमेंट। रेजिस्टेंस टू दी पैसिव मूवमेंट। अब रिजिडिटी तीन टाइप की हो सकती है। एक तो होती है लीड पाइप रिजिडिटी, एक होती है कॉगविल रिजिडिटी और एक होती है स्पास्टिक रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी, जिसको हम क्लास्प नाइफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं। देखो लीड पाइप रिजिडिटी में क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है वो थ्रू आउट द मूवमेंट सेम होता है। रेजिस्टेंस टू द पासिव मूवमेंट जो होता है वो थ्रू आउट द मूवमेंट सेम होता है। रेजिस्टेंस इज थ्रू आउट द मूवमेंट सेम। कॉगविल रिजिडिटी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इंटरप्ट होता रहता है। बीच बीच में आपका जो मूवमेंट है इंटरप्ट होते रहेगा थ्रू आउट द मूवमेंट। रेगुलर इंटरवल्स पे इंटरप्शन आते रहेगा इन कॉगविल रिजिडिटी। और स्पास्टिसिटी में क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस थ्रू आउट द मूवमेंट इंक्रीज होता रहता है और सडनली लास्ट में जो आपका मूवमेंट कंप्लीट होने वाला है रेजिस्टेंस अचानक से डिसअपियर कर जाता है। इसको हम क्लास लाइफ रिजिडिटी के नाम से क्यों जानते हैं स्पास्टिसिटी को? जैसे आपकी जो तलवार वो मैन में होती है ना, मान लीजिए वो घसी हुई बहुत टाइम से आपकी जो तलवार है मैन के अंदर है, अचानक से बाहर नहीं निकलती और फिर अचानक से बाहर आ जाएगी, तो वो जो लास्ट में अचानक से बाहर आ जाती है ना, अचानक से रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। वैसा ही स्पास्टिसिटी के अंदर होता है, रेजिस्टेंस पूरे टाइम थ्रू आउट द मोमेंट इंक्रीज करते रहेगा और सडनली डिसअपियर कर जाएगा। इसलिए इसको क्लास नाइफ रिजिडिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात क्या है ना कि कॉक्सविल रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी पार्किंसन डिसीज के अंदर। ठीक है, कॉक्सविल रिजिडिटी बीच बीच में इंटरप्शन आते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे। लीड पाइप रिजिडिटी मतलब रेजिस्टेंस जो है वो सेम है थ्रू आउट द मूवमेंट, ये आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन के अंदर देखने को मिलेगा। और स्पास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगी पिरामिडल लीजन के अंदर। हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पिरामिड पार्किंसन डिसीज जो है ये खुद एक एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन है। इसमें लीड पाइप रिजिडिटी क्यों नहीं देखने को मिलती है, इसमें कॉक्सविल रिजिडिटी क्यों देखने को मिलती है? तो इसमें बात क्या है ना कि पार्किंसन डिसीज में एक्चुअल में अपर लिम और लोअर लिम दोनों में लीड पाइप रिजिडिटी ही देखने को मिलती है। लेकिन अपर लिम के अंदर ट्रिमर्स भी आते हैं ना, तो जब अपर लिम में ट्रिमर्स और लीड पाइप रिजिडिटी दोनों मिल जाते हैं तब जाके ये कॉग्विल रिजिडिटी आपको अपर लिम के अंदर देखने को मिलती है इन द पेशेंट्स ऑफ पार्किंसन डिसीज। इसीलिए अपर लिम में जहां पर ट्रिमर्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लोअर लिम, वहां पर आपको कॉग्विल रिजिडिटी देखने को मिलेगी इन पार्किंसन डिसीज, एंड लोअर लिम के अंदर लीड पाइप रिजिडिटी देखने को मिलेगी। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि रिजिडिटी और स्पास्टिसिटी का आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए। देखो रिजिडिटी के अंदर क्या होता है ना, जो फ्लेक्सर्स है और जो एक्सटेंसर्स है उनके अंदर टोन सेम है। रिजिडिटी के अंदर फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स के अंदर टोन सेम है, इसीलिए जो रेजिस्टेंस जो स्टिफनेस आपको फील होगी ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड ड्यूरिंग फ्लेक्शन वो सेम रहेगा, इसलिए स्टिफनेस विल बी बाई डायरेक्शनल। लेकिन स्पास्टिसिटी के अंदर क्या है ना कि फ्लेक्सर्स का टोन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटेंसर्स। अगर फ्लेक्सर्स का टोन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एक्सटेंसर्स, तो जब आप एक्सटेंशन करोगे विद द हेल्प ऑफ जब आप एक्सटेंशन करोगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सर्स सॉरी जब आप एक्सटेंशन करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंसर्स, तो उसको अपोज कौन करेगा? फ्लेक्सर्स अपोज करेंगे। और फ्लेक्सर्स का टोन क्या है? ज्यादा है, तो उस टाइम पे एक्सटेंशन के टाइम में तो आपको जो है स्टिफनेस बहुत ज्यादा फील होगी, लेकिन फ्लेक्शन के टाइम पे आपको जो है स्टिफनेस फील नहीं होगी। तो यूनिडायरेक्शनल स्टिफनेस होती है स्पास्टिसिटी केस में। और स्पास्टिसिटी जो है ये आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट भी है। जैसे मैंने बताया था ना कि स्पास्टिसिटी में थ्रू आउट द मूवमेंट जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा और सडनली लास्ट में डिसअपियर कर जाएगा। तो इसका जो स्टिफनेस होता है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट भी होता है और इसको क्लास नाइफ फेनोमेनन के नाम से भी जानता है। रिजिडिटी का जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर हम गेट के बारे में बात करते हैं। देखो जो पार्किंसन वाला पेशेंट होगा वो स्टूप्ड और फ्लेक्स्ड पोस्चर वाला होगा, स्टूप्ड और फ्लेक्स्ड पोस्चर होगा उसका। उसका जो लेग स्विंग और आर्म स्विंग होगा वो बहुत कम होगा ड्यू टू रिजिडिटी पुअर आर्म एंड पुअर लेग स्विंग होगा और शॉर्टर स्ट्राइड, मतलब एक स्टेप में बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करेगा। इन तीनों को मिला के जो गेट उसके पास आएगा वो रहेगा फेस्टिनेटिंग गेट, कुछ इस तरीके से।
स्टूप्ड और फ्लेक्स पोस्चर, बहुत छोटी स्ट्राइड एंड पुअर आर्म एंड लेग स्विंग, जिस गेट को हम क्या कहते हैं, फेस्टिनेटिंग गेट। और लास्ट में काइनेसिया पैराडॉक्सा। काइनेसिया पैराडॉक्सा मतलब क्या, कि आपका जो ये पार्किंसन वाला पेशेंट है, ये जब चलता है तो बहुत स्लोली चलता है, लेकिन जब ये रन करेगा तो ये फास्ट रन करेगा। ओके, सडन एक्सलरेशन ऑन रनिंग इज कॉल्ड एज काइनेसिया पैराडॉक्सा। जब ये चलता है तो बहुत स्लोली चलता है, लेकिन जब भागेगा तो बहुत तेज भागेगा, क्योंकि ये भागना शुरू करेगा ना, तो ये गिरने लगेगा, और जब ये गिरने लगेगा तो ये अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेगा ताकि गिरे ना, इसीलिए सडन एक्सलरेशन इज सीन ऑन रनिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं काइनेसिया पैराडॉक्सा। और फिर हम बात करते हैं लास्ट में पोस्चरल इंस्टेबिलिटी के बारे में। तो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी क्यों आती है? ड्यू टू लॉस ऑफ द पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। मान लीजिए आप चल रहे हो नॉर्मली, आप नॉर्मल बंदे हो, आप चल रहे हो, आपको किसी ने रोक दिया अचानक से, तो आप रुक जाओगे क्योंकि आपके पास अपने पोस्चरल रिफ्लेक्सेस है, आप गिरोगे नहीं। लेकिन सेम अगर पार्किंसन वाला पेशेंट होगा, उसको अगर किसी ने अचानक से रोक दिया चलते चलते, तो वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि उसके पास पोस्चरल रिफ्लेक्सेस है नहीं, तो वो रुक ही नहीं पाएगा, बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। तो इस पोस्चरल रिफ्लेक्सेस के लॉस को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप पुल टेस्ट करते हो। आप क्या करते हो, जो पार्किंसन वाला पेशेंट है, जिसमें आपको लग रहा है कि पोस्चरल रिफ्लेक्सेस उसके चले गए, उसको सामने रखो और उसको आप जो है पीछे पुल करो। तो जब अगर वो पीछे उसको पुल किया और वो आपके ऊपर गिर गया, तो मान लीजिए कि उसको पोस्चरल रिफ्लेक्सेस चले चुके हैं। लेकिन अगर वो खुद के बैलेंस को मेंटेन कर लेता है, मतलब उसके पोस्चरल रिफ्लेक्सेस अभी तक है। तो इनएबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस व्हेन पुल्ड बैकवर्ड्स, ये आपकी आपकी पुल टेस्ट होती है बेसिकली, और इसमें पोस्चरल रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी आ जाती है इन द पेशेंट्स ऑफ पार्किंसन। ठीक है, फिर माइक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा। माइक्रोग्राफिया मतलब क्या? प्रोग्रेसिव स्मॉल हैंड राइटिंग। ये आपके नॉर्मल हैंडराइटिंग है, या आपके पार्किंसन डिसीज वाले पेशेंट का ये स्पाइरल है, और जो आपका इसेंशियल ट्रिमर्स वाला रहेगा उसमें मैक्रोग्राफिया देखने को मिलेगा। मास्क लाइक फेस मतलब एक्सप्रेशन लेस आपको फेस देखने को मिलेगा। मोनोटोनस स्पीच मतलब विस्पर करेगा, छोटे छोटे लो पिच वॉइस होगा इसका। मेयरसन साइन आपको देखने को मिलेगा। मेयरसन साइन क्या होता है? सस्टेन्ड ब्लिंकिंग ऑन टैपिंग और फोरहेड, मतलब ग्लैबुलर टैप जो होता है ना, वो पॉजिटिव होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर भी। मतलब जब आप ग्लैबुला पे टैप करते हो तो नॉर्मली हम जो है एक बार ब्लिंक करेंगे, दो बार ब्लिंक करेंगे, उसके बाद ब्लिंक करना बंद कर देंगे। लेकिन ये जो आपके पर्सन होते हैं ना, मेयरसन साइन उनके अंदर देखने को मिलता है, दिस उनके अंदर सस्टेन्ड ब्लिंकिंग देखने को मिलती है ऑन टैपिंग और फोरहेड। ठीक है, फिर कुछ नॉन मोटर क्लिनिकल फीचर जैसे कि डिप्रेशन, डिमेंशिया एंड डिफेक्ट इन स्मेल दैट इज एनोस्मिया, ये भी देखने को मिलता है। डिमेंशिया के बारे में याद रखें कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ ऑनसेट आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर ऑफ ऑनसेट जो है आपको डिमेंशिया जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो रिजिडिटी को देखने के लिए आपको जो है एक मनूवर आप परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज फ्रॉमेंट्स मनूवर। ये जो फ्रॉमेंट्स मनूवर होता है, इसमें आप पेशेंट का जो है ध्यान अचानक से कहीं और की तरफ मूव कर सकते हो, ताकि उसको पता ना चले कि आप रिजिडिटी का टेस्ट उस पर कर रहे हो इस फ्रॉमेंट्स मनोवर के थ्रू। तो आस्क द पेशेंट टू कंसंट्रेट ऑन सीलिंग एंड और ओपन एंड क्लोज अपोजिट हैंड्स। विद दिस मनोवर रिजिडिटी इज बेटर अप्रिशिएटेड व्हाइल स्लोली रोटेटिंग द रिस्ट जॉइंट। ओके, ठीक है जी। फिर फ्रीजिंग ये पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्लिनिकल स्टेजिंग है पार्किंसन डिसीज की। व्हेन योर स्टेजिंग इसे कहते हैं। इसमें इतना याद रखना है कि स्टेज 5 में आपकी व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है पेशेंट, और इसका बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, पहला सिम्टम जो आपके पार्किंसन में आता है वो एनोस्मिया होता है। पहला मोटर सिम्टम जो आता है वो ट्रिमर्स होता है। लास्ट सिम्टम जो आता है वो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होता है, और मोस्ट इसेंशियल सिम्टम जो होता है वो आपका ब्रैडिकाइनेसिया होता है। याद रखना है, ब्रैडिकाइनेसिया इज मोस्ट इसेंशियल सिम्टम, लास्ट सिम्टम इज पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, पहला मोटर सिम्टम इज ट्रिमर्स, पहला सिम्टम इज एनोस्मिया। और ये आपका जो है ना कि टाइप्स ऑफ पार्किंसोनिज्म है। देखो, मैंने बताया कि ब्रैडिकाइनेसिया और रिजिडिटी ये दो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर आपके दो टाइप के पार्किंसोनिज्म होते हैं, टिपिकल पार्किंसोनिज्म, एटिपिकल पार्किंसोनिज्म। अगर टिपिकल पार्किंसोनिज्म है जिसके अंदर आपका पार्किंसन डिसीज भी आता है, इसमें क्या होता है ना कि जो आपका ब्रैडिकाइनेसिया, रिजिडिटी, ये वाले क्लिनिकल फीचर्स है, ये आपको लिम्ब के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू एक्सिस, और वो भी यूनिलैटरल साइड के लिम्स इन टिपिकल पार्किंसोनिज्म, जिसमें पार्किंसन डिसीज भी आता है। तो वही एटिपिकल पार्किंसोनिज्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये ब्रैडिकाइनेसिया और रिजिडिटी वाले जो क्लिनिकल फीचर्स है, ये एक्सिस के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू लिम्स। इसमें आपके मल्टी सिस्टम एट्रोफी, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी एंड कॉर्टिकोबेसल डिजनरेशन, ये सारी चीजें आएगी। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम ट्रीटमेंट वाला पार्ट और ये प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी वाला पार्ट, वो वाला पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।